हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। तो बच्चों 9-10 चैंपियंस बैच चल रहा है भाई, और 9th और 10th के वीडियोस आपको लगातार मिल रहे हैं। और 9th क्लास में ही जो चैप्टर 1 है मोशन फिजिक्स का, उसमें अगला टॉपिक मैं लेकर आया हूं, है ना, रेस्ट एंड मोशन। आज हम लोग रेस्ट एंड मोशन के बारे में बात करेंगे, और मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर अंकुर शर्मा। भाई हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, पिछले वीडियो में, कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, है ना। क्योंकि हमारा जो मोशन चैप्टर है उसमें ये डिवीजन बड़े अच्छे से क्लियरली है। डिस्टेंस हमको मिलेगा स्केलर क्वांटिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा हमको वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड मिलेगी हमको स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी मिलेगी हमको वेक्टर क्वांटिटी। फिर एक्सेलरेशन हमको मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर वेक्टर हम लोगों ने क्या होता है वो सीख लिया है ना, विद एग्जांपल्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई मोशन की स्टडी। तो मोशन किसका होगा भाई? ऑब्जेक्ट्स का होगा। तो रेस्ट और मोशन क्या है, थोड़ा सा आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। ठीक है ना भाई। तो जो अगर मैं अपना यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि भाई रेस्ट क्या है, तो आप बोलोगे स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, स्टेट अवस्था, है ना, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी स्टेट, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है भाई? दो स्टेट में रह सकता है, या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। तो रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? हम अपने ही पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, किसी चीज को हम रेस्ट पे कब एक्सपीरियंस करते हैं या डिक्लेयर करते हैं? अगर कोई चीज हमें उसकी पोजीशन पे स्टैटिक दिखाई दे, अपनी पोजीशन चेंज ना करती हुई दिखाई दे, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट तो भाई किस पे है? रेस्ट पे है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान देंगे। हमें क्या लगा कि भाई वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। हमने कैसे डिसाइड किया रुका हुआ है? क्योंकि जब हम उसको देख रहे थे, उस ऑब्जेक्ट को नोटिस कर रहे थे, तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था। उसकी आसपास की सराउंडिंग से उसकी पोजीशन वही की वही दिखाई दे रही थी, है ना। तो सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में, दो चीजों के रिस्पेक्ट में हम हमेशा नोटिस करेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत आसान सी बात कि अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन अगर चेंज नहीं की, किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करे? चेंज करे। किसके रिस्पेक्ट में चेंज करे? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करे और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे, तब हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट किस में है भाई? मोशन में है। तो यहां पे एक छोटा सा आप देखेंगे भाई, डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो रेस्ट पे कब कहलाएगा? इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स एंड टाइम with the passage of time। ठीक है ना। A body is said to be in motion if its position changes continuously with respect to the surroundings as with the passage of time। ठीक है ना भाई। तो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन और सराउंडिंग के उसका चेंज होना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना। ठीक है ना भाई। तो यहां पे अब छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल देखो। तो अगर हम बात करें कि सपोज करो हम यहाँ पे ग्राउंड पे हैं, तो अर्थ यहाँ पे एक स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम कर सकता है। हम अर्थ पे जब होते हैं, ग्राउंड पे जब होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम रेस्ट पे हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या बच्चों, अर्थ रेस्ट पे, ये पर्सन अपने आप को क्या सोच रहा है? ये पर्सन रेस्ट पे है, और ये पर्सन क्या देख रहा है कि भाई यहाँ पे एक जो कार है वो मूव कर रही है। ठीक है ना। तो इसने क्या बोला इस पर्सन ने कि भाई मैं तो रेस्ट पे हूँ, लेकिन ये जो कार है ये तो मूव कर रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो इस कार के अंदर ही अगर दो पर्सन बैठे हैं, तो ये दोनों पर्सन आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में रिलेटिवली रेस्ट पर हुए। ये दोनों आपस में किस पर हुए? रिलेटिवली रेस्ट पे। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन क्या है? ये पर्सन बोल रहा है कि भाई मैं तो ग्राउंड पे हूँ, ये रेस्ट पर है। ये कार क्या हो रही है? मूव हो रही है। तो पर्सन को क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो कार के अंदर पैसेंजर है वो भी मोशन में। बात भी सही है। ठीक है ना। वो भी मोशन में, लेकिन ये दोनों पैसेंजर एक दूसरे को क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ये दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये दोनों तो रेस्ट पर है। कार मूव हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं अर्थ को भी, अगर मैं यहाँ पे अर्थ का अगर कर्वेचर अगर मैं कंसीडर कर लूं, तो अब मुझे बताइए, अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन क्या वो रेस्ट पर होगा? आंसर इज नो। क्योंकि अर्थ अपने आप में एक
क्या है भाई, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रही है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, और अपने ऑर्बिट में भी यहाँ पे रोटेट हो रही है, ठीक है ना। एक्सिस पे भी रोटेशन हो रहा है और ऑर्बिट में भी रिवॉल्यूशन हो रहा है, दोनों ही बातें हो रही हैं। तो अर्थ तो रेस्ट पर नहीं है, तो क्या हम अर्थ पे रहते हुए खुद को रेस्ट पे मान सकते हैं? हम अगर अर्थ के बाहर से देखें तो हम रेस्ट पे नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों मैं एक्चुअली आपको जो बात समझाना चाह रहा था, छोटा सा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो जैसे ही मैंने बोला रिलेटिव टर्म्स हैं, इसका मतलब क्या है भाई, पर्सपेक्टिव बेस्ड होते हैं ये रिलेटिव टर्म्स। तो रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या है भाई, रिलेटिवली दो लोग रेस्ट पर हो सकते हैं, रिलेटिवली कई लोग रेस्ट पर हो सकते हैं, लेकिन वही कई लोग किसी और के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकते हैं, है ना। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे, अगर आप एक ट्रेन का ही एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, तो भाई कोई ट्रेन है या ट्रक है, अब यहाँ पे क्या बहुत सारे लोग हैं, ये ट्रेन मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ट्रेन में क्या है बहुत सारे लोग हैं, तो ये सारे लोग जो हैं ये आपस में रेस्ट पे हो सकते हैं, है ना। ट्रेन में आप भाई आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके साथ कोई बैठा हुआ है, आप बातें करते करते आप चले गए 600 किलोमीटर चले गए, लेकिन एक दूसरे को आप किस पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, रेस्ट में। लेकिन जब ट्रेन चल रही है तो नियर बाय सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे नहीं हो, आप तो मोशन में हो। आई ना बात समझ में, ठीक है। लेकिन ट्रेन में बैठे बैठे हमें क्या इल्यूजन होता है कि यार हम तो रेस्ट पे हैं, ये सराउंडिंग ही मूव कर रही है, ट्रेन मूव नहीं कर रही है, ये इल्यूजन भी होता है, ठीक है ना। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन जब जैसे ही अचानक स्टार्ट होती है, पहला इल्यूजन हमें क्या होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सरक गया, प्लेटफॉर्म शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना। तो आपने अपने आप को रेस्ट पे माना और सराउंडिंग में मोशन नोटिस किया आपने, ठीक है ना। तो ये है बच्चों रेस्ट और मोशन की आपस की रिलेटिविटी। ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि सराउंडिंग ही मूव हो गई, सराउंडिंग मोशन में आ गई, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म से कोई आपको टाटा बाय बाय कर रहा है तो उसे क्या लगेगा, उसे ये लगेगा कि भाई आप ही मूव हुए हो। लेकिन अगर यहाँ पे एक सिचुएशन देखा जाए, ट्रेन में जो पर्सन है जो भाई प्लेटफॉर्म पे अपने फ्रेंड को दोनों भाई हैंड क्या कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म वाले को लगेगा कि ट्रेन आगे जा रही है, और ट्रेन में जो बैठा है पर्सन उसे क्या लगेगा कि वो पर्सन पीछे जा रहा है, पीछे छूटता जा रहा है। वो अपने मोशन को एकदम से नोटिस नहीं कर पाएगा कि उसका मोशन स्टार्ट हो गया है, उसे लगेगा प्लेटफॉर्म पीछे जाने लगा है, सराउंडिंग्स पीछे जाने लगी है ना, सराउंडिंग्स में मोशन वो नोटिस करेगा। तो इसलिए ये पॉइंट बच्चों याद रखेंगे कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे सोलर सिस्टम का भी एग्जांपल ले लें, भाई अर्थ रेस्ट पे नहीं है, तो क्या सन रेस्ट पे है, सन भी रेस्ट पे नहीं है, ठीक है ना। सोलर सिस्टम में हमें ऐसा लगता है कि भाई सन रेस्ट पे है, सन के आसपास प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सोलर सिस्टम के भी बाहर चले जाएं तो हमें क्या नोटिस होगा, हमें पता चलेगा कि जो सन है अलोंग विद द प्लैनेट्स, है ना, तो जो भी प्लैनेट्स है अलोंग विद द प्लैनेट्स, सन इज ऑल्सो मूविंग। तो सन के पास भी एक बहुत हाई स्पीड है, पूरा सोलर सिस्टम ही चला जा रहा है, आई ना बात समझ में। तो क्या भाई यूनिवर्स में कुछ कोई चीज रेस्ट पे है, तो आंसर इज भाई किसी ना किसी के रिलेटिवली तो मोशन में जरूर है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी लोग नोट भी करेंगे भाई, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट रेस्ट पे डिक्लेयर नहीं कर सकते, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट मोशन में भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। रिलेटिवली रेस्ट पे हो सकता है, रिलेटिवली मोशन में हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं होगा, एब्सोल्यूट मोशन में भी नहीं होगा, है ना भाई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे छोटा सा बात आता है कि भाई ये रेस्ट और मोशन को हम जैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि भाई सोलर सिस्टम पूरा बनाने बैठ गए, सन बनाने बैठ गए, कार बनाने बैठ गए, ट्रक बनाने बैठ गए, तो बार बार क्या हमें ड्राइंग करते रहेंगे, आंसर इज नो। हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे, हम यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे उस ऑब्जेक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भाई ध्यान से देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो when the size of the object is much less in comparison to the distance covered by the object is considered as the point object, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई सपोज करो यहाँ पे अगर कोई कार है और कार ने 50 किलोमीटर चला, चलो 1 किलोमीटर भी अगर चल लिया, तो कार की लेंथ तो कितनी थी, कार की लेंथ थी भाई 6 मीटर की लेंथ थी, लेकिन उसने चला कितना, उसने बहुत ज्यादा चल लिया,
ठीक है ना, तो उसने कितना चल लिया, 1000 मीटर चल लिया। तो यहाँ पे इसका जो कार का जो लेंथ है उसको हम क्या कर सकते हैं, इससे जब कंपेयर करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये कंपैरिजन में तो बहुत छोटा आ रहा है। तो कार को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। इसी तरीके से जब भी हम कोई भी एनालिसिस करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा और यहाँ पे हम उसको नाम दे देंगे ओ, कई बार हम उसको नाम देंगे एम। ठीक है, तो अलग अलग नाम चलेंगे, कभी ओ बोलेंगे कभी एम बोलेंगे, है ना, कभी कभी हम उसको M1 M2 बोलेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स को साथ साथ जब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशन को इग्नोर करते हुए हम क्या मानते हैं, उसको कन्फाइंड मान लेते हैं, एक पॉइंट ही मान लेते हैं। आई ना बात समझ में। तो ये भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स होते हैं, ये बात हम समझ चुके हैं। अब जब भी हमको एनालिसिस करना होगा, जैसे अगर हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे ना, हम बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट ने क्या किया भाई, एक ऑब्जेक्ट ने t इक्वल टू 0 पे वो उसकी स्पीड थी 0, फिर उसके बाद वो एक्सेलरेट हुआ, फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे, फिर उसने कुछ भाई यहाँ पे वेलोसिटी अचीव करी v। ठीक है ना, तो यहाँ पे t इक्वल टू मान लेते हैं कुछ 10 सेकेंड्स पे। आई बात समझ। तो हम हमेशा क्या करेंगे, हमेशा सर्कल्स बनाएंगे, हम क्या करेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे। तो हम ऑब्जेक्ट को उनके ओरिजिनल स्केल पे नहीं बनाएंगे, हम हमेशा उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हुए काम करेंगे। ठीक है ना, तो आने वाले लेक्चर्स में आप ये देखेंगे कि हमने एनालिसिस में किस तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको रेस्ट मोशन, उनकी रिलेटिविटी समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, है ना, इस तरीके से काम करेंगे। तो भाई जाते जाते फिर से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, डीएससी ऑनलाइन फोकस प्लस बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है बच्चों। तो नीट की तैयारी का एक बहुत ही तगड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, है ना। तो यहाँ पे आप अपने जो 9th-10th में बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने जो सीनियर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं बड़े, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और किसी कारण से ऑफलाइन यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों ऑनलाइन में आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही यहाँ पे स्ट्रक्चर किया गया है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो आप, है ना। आप टीचर्स के साथ चैट भी कर सकते हो, टीचर से डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो, उसी सीरियसनेस के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू।